प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका पेपर हुआ है इसके सॉल्यूशंस को हम देखेंगे। ईएम कोड है आपका और कंप्लीट सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं इसमें, जो भी आपके एमसीक्यूज हैं। और साथ ही साथ इनको मिला लेना और आप कमेंट में भी बता देना कि आपके कितने नंबर आए हैं, क्योंकि हमने जो प्रश्न करवाए थे आपको 6-7 सेट दिए थे। अगर आपने उसको पढ़ा है तो आपको कोई टेंशन हुई नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि सारे प्रश्न करवाए गए थे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन से गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का कौन सा होता है? तो मैंने आपको बताया है, किरण आरेख बनाकर भी बताया है आपको। तो वो जो बिंदु होती है वो होती है प्रकाशिक केंद्र, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं जिसको, या ओ से डिनोट करते हैं ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान कितना हो जाता है उस समय? तो उस समय 90 डिग्री जो है उसका मान हो जाता है। इंग्लिश का पेपर मैंने डाल दिया है, उस कोड को देख लेना। इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन करके डाला है, यानी कि आपको पूरे आंसर मिल जाएंगे सारे प्रश्नों के, छोटे बड़े एमसीक्यू, यहाँ तक कि आपके जो बड़े बड़े प्रश्न हैं सारे के सारे, ऐसे वैसे एप्लीकेशन सब दे दिए हैं। तो उनको जरूर देखना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, एक बार जरूर पढ़ लेना। और बाकी सेट्स आपके दिए जा रहे हैं। अगला जो तीसरा प्रश्न है इसमें पूछा गया, एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से कितनी हो? 25 सेंटीमीटर कम से कम हो और अनंत हो। ठीक है ना, मैंने बताया था ना आपको, मिनिमम दूरी जो है 25 होती है और अनंत दूरी हमारे आंखों की होती है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कराया था मैंने आपको। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें आपसे चौथा प्रश्न पूछा गया है, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाए तो परिपथ में जो है धारा कितनी हो जाएगी? तो परिपथ में जो धारा हो जाएगी ना वो 1/3 हो जाएगी। धारा क्या हो जाएगी? 1/3, वो 1/3 हो जाएगी। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठा जो प्रश्न है आपका, नेक्स्ट पांचवा जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। तो पांचवें प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है। पांचवें प्रश्न में पूछ रहा है आपसे, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के दो विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी हो जाएगी? तो ये आपका कितना आया था आंसर? आपने निकाला था कि आपके मकान में कितने 100 ओम और 200 ओम जो है रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जब आंसर निकालोगे तो ये 600 वाट घंटा इसका आंसर आने वाला था। तो बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाने था। अगर आपने सही किया होगा तो आपको पता होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके छठे प्रश्न की तरफ, जिसे पूछा गया है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है। देखिए, लेंस की भी बोल रहा है और गोलीय दर्पण की भी बोल रहा है। तो ये दोनों चीजें जो है -25 सेंटीमीटर किस में होती है? आपके अवतल में ही होती है। ठीक है, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, समानांतर में नहीं है, श्रेणी में है। ठीक है, परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रत्येक प्रतिरोध में के सिरों में कितना विभवांतर क्रमशः हो जाएगा? तो आप जानते ही हो, उसको सीधा सीधा गुणा करके बताया था। तो आपका क्या आंसर हो जाने वाला था इसमें? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4 वोल्ट, 8 वोल्ट और 12 वोल्ट। ठीक है ना, क्योंकि आपका देखो 2 है, 4 है और 6 है, और ये आपका श्रेणी क्रम में है। तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद ये आपका खंड ख जो है, इसमें Zn और H2SO4 से रिएक्शन करके जेड जिंक सल्फेट बन रहा है। तो ये कैसी अभिक्रिया? आपको दिख रहा है कि एक चीज़ इसमें विस्थापित हो रही है, क्योंकि यहाँ पे SO4 जो है हट करके जिंक से जुड़ जा रहा है जाके रिएक्शन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें, Na2CO3 का प्रचलित नाम, मैंने सारे प्रचलित नाम आपको बता दिए थे। एक ही क्वेश्चन में मैंने सारे आंसर्स, मैंने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर्स दिए हैं, लेकिन आप लोगों ने स्किप करके वीडियो अगर देखा होगा तो आप लोगों का रिजल्ट थोड़ा सा डगमगा गया होगा। बाकी मैंने कहा था आराम से शांति से वीडियो को देखना, बड़े मेहनत से बनाते हैं, आंसर को बहुत डिटेल में डिस्कस करके बनाते हैं। तो उन चीज़ों को सीखो, ताकि क्वेश्चन में थोड़ा सा भी घुमाया आपको एग्जामिनर तो उनको कर पाओ आसानी से। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 9वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपको पूछा है Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या है? तो इसको हम जो है धावन सोडा बोलते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। 10वें प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए, निम्नलिखित में क्षार धातु पूछा है। तो क्षार धातु कौन सा होता है? सोडियम होता है। तो हमारा Na राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है। मैंने आपको एल्केन और कीटोन वगैरह सब बताए थे, एल्कीन भी बताया था। तो इसके जो ऑप्शंस को मैच करोगे तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका 11वां प्रश्न है, इसमें आपका ए ऑप्शन टिक कर लीजिएगा, इसको सही मैच कर लेना, कॉलम देख लेना आप। ठीक है, ये एक
फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले का जो है दूसरा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो बी होगा इसका पहला हो जाएगा, और जो सी होगा इसका चौथा हो जाएगा, और डी जो होगा इसका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से है इसका आंसर। क्षार धातुएं कौन सी हैं यहाँ पे क्रम में लगाया गया है, तो क्षार धातुएं जो हैं वो कौन सी है आपको बताना है। तो आपका लिथियम और सोडियम और पोटेशियम, ये जो है आपकी क्षार धातु हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13वां है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CN2N-2 होता है, दो जो है माइनस लगा होता है इसमें, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13वें प्रश्न का 14वें प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो ये जाइलम के माध्यम से होता है। तो मैंने बता दिया था कि जाइलम और फ्लोएम में क्या क्या अंतर होता है, और साथ ही साथ ये जो है कौन किसका परिवहन करता है। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्त यानी बीपी जो होती है 120 हाईएस्ट होती है, और लोएस्ट जो है 80 होती है। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है 15वें प्रश्न का। 16वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पूछा गया, निम्न में कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो पंक्षियों के पंख और स्तनधारियों के अग्रपाद दो, ये जो है ना आपका, ये क्या है, आपके समजात है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, मेंडल के अनुसार मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे, लंबे मतलब टीटी, और झुर्रीदार यानी कि स्मॉल आर आर, तो TTRR यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका 17वें प्रश्न का आंसर हो जाने वाला था। इसके बाद आ जाइए 18वें प्रश्न पे, जिसमें आपसे पूछा गया है, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो सभी को पता होना चाहिए अमीबा में होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है, स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ किया गया था, तो ये आपका जो पहले आपके साथ में राज्य जुड़ा हुआ था जिसका नाम है उत्तराखंड, उसमें हुआ था, और उसमें गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं तो कहाँ होती हैं, ये सभी को पता है कि ये जो जठर ग्रंथियां जो होती हैं ये सारी की सारी कहाँ पे होती है, अग्नाशय में होती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे प्रश्न मैंने कराए थे, आपने अगर सेट्स को स्किप करा होगा, किसी सेट को छोड़ा होगा, तो आपके परिणाम में थोड़ी सी त्रुटि हो सकती है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को माध्यम से आपने अपने सॉल्यूशंस को मैच कर लिया होगा, और आगे वाले जो वीडियोज़ हैं उनके सारे सेट्स को अच्छी तरीके से देखोगे और समझोगे। इंग्लिश का पेपर मैंने डाल दिया, उसको जरूर चेक कर ले। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।